दानिश रूही को देखते हुए अपने मन में बोला, तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की थी ना, तो अब देखो मैं तुम्हारा कैसे पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाता हूँ। तुम उस दिन को कोसोगी जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, एंड आई प्रॉमिस टू यू। दानिश दूर से ही रूही को देखते हुए डेविल स्माइल देते हुए अपने मन ही मन में सब कुछ प्लान कर चुका था, बस रूही के वाइन पीने की देरी थी। फिर तो सब कुछ वैसा ही होने वाला था जैसा कि उसने सोचा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब रूही उस वाइन को पीने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से आते हुए उसके हाथ से वो वाइन का ग्लास छीन लिया। रूही तो बस शॉक्ड होकर अपने खाली हाथ को देखने लगी, उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। इससे पहले कि वो अपने पीछे मुड़कर देखती, वो शख्स वो ही वाइन का ग्लास पीते हुए उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। रूही ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वो चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केविन ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आराम से चेयर से टेक लगाकर वाइन को पीने लगा। जी हाँ, ये केविन ही था। उसे अनीता जी ने कहा था कि वो रूही को पार्टी हॉल से पिक करता आए क्योंकि उन्हें रूही की चिंता जो थी। तो केविन ने भी उन्हें हाँ कह दिया और ऑफिस से वापस आते हुए वो सीधा रूही को पिक करने ताज होटल आ गया था। और इतनी जल्दबाजी में आने के कारण उसे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए उसने जैसे ही रूही के हाथ में ड्रिंक देखी उसने ना अब देखा ना ताब और उसके हाथ से उसके वाइन का ग्लास छीनकर खुद पीने लगा। कोष्टक। रूही ने कब केविन की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। मतलब हद है यार, अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो उसकी मोम उसे पिक करने के लिए केविन भेजे। लेकिन वो फिर भी खुश थी, आखिरकार उसे पिक करने कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार, उसका केविन जो आया था। तो उसने सारे थॉट्स को झटक दिया और केविन बातें करने लगी। वहीं जब दानिश और उसके फ्रेंड्स ने ये देखा कि रूही के बजाय वो वाइन किसी और ने पी ली है तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनमें से एक लड़के ने जिसका नाम हितेन था वो डरते हुए दानिश से बोला, दानिश चल भाई यहाँ से, इससे पहले कि कोई बवाल हो जाए हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसके बाकी दो दोस्त भी उसे समझाते हुए बोले, लेकिन दानिश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो ड्रिंक किसी और ने पी ली है, उसे तो बस रूही से अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। इसीलिए वो कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। लेकिन उसके दोस्त ना खुद किसी मुसीबत में पड़ना चाहते थे और ना ही वो अपने दोस्त दानिश को किसी मुसीबत में देख सकते थे, इसीलिए वो उसे जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। वहीं केविन जो रूही से बातें कर रहा था उसे पता नहीं अचानक बेचैनी सी होने लगी और गर्मी लगने की वजह से उसने अपनी टाई ढीली कर दी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी अब नजर आने लगी थी। उसे इस तरह बेचैन देख रूही कंसर्न्ड होते हुए बोली, केविन आर यू ऑक? उद्धरण चिन्ह। केविन ने रूही को देखा जो उसके लिए परेशान हो रही थी। उसने अपनी बेकाबू हो रही सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, हमें हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। रूही ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो वो और घबरा गई और उसे लेकर तुरंत होटल से बाहर निकल गई। और उसने केविन को साइड वाली सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार सीधे हॉस्पिटल की ओर बढ़ा दी। केविन तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है तुम्हें? प्लीज मुझे बताओ एंड डोंट वरी, हम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ओके, रूही घबराई हुई आवाज में बार बार केविन से यही सब कह रही थी। लेकिन केविन उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था क्योंकि अब तक उसे समझ आ चुका था कि उसने जो ड्रिंक रूही से छीनकर खुद पी ली थी जरूर उसमें किसी ने कोई ड्रग्स मिला दी थी, जिस वजह से उसकी ये हालत हो रही थी। लेकिन वो रूही को कुछ भी बताकर उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। वो लोग होटल से बस थोड़ी दूर गए ही होंगे कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी। रूही ये देख बुरी तरह झल्ला गई। एक तो वो लोग हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते थे, वहीं इतनी तेज बारिश में वो लोग चाहकर भी टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते थे। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी केविन ने उससे कहा, एक एक काम करो, कार मेरे मेरे फार्म हाउस पर ले चलो। अभी हमारा यहाँ रुकना या यहाँ से आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तुम्हें अभी किसी डॉक्टर की जरूरत है, ऐसे कैसे हम? केविन रूही की बात को बीच में ही काटकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, अगर जिंदा वहां तक पहुंच पाए तो ना। बाहर मौसम बिगड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? क्या थे लगता है कि हम सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे? उद्धरण चिन्ह। केविन की बातों से रूही को समझ आया कि वो सही कहा रहा था। इस मौसम में जाना मतलब अपनी मौत खुद ही इनविटेशन देने के बराबर था। रूही ने कार को यू टर्न लिया और केविन के फार्म हाउस की ओर बढ़ा दी। फार्म हाउस पर न चाहते ही रूही ने केविन की हेल्प की कार से बाहर निकलने में और उसे अंदर ले गई।
और उसे अपने कमरे में छोड़ दिया और सबसे पहले अपनी मोम को कॉल करके बता दिया कि वो केविन के साथ उसके फार्म हाउस पर रुकने वाली है और वो सीधा सुबह ही घर वापस आएगी। अनीता जी ने भी उसकी बात को मान लिया क्योंकि बारिश सच में अब बहुत तेज होती जा रही थी और इस वक्त उसका केविन के साथ ही उसके फार्म हाउस पर रुकना सही था, तो उन्होंने हाँ कर दी। रूही जब केविन के रूम में वापस आई तो केविन वहां नहीं था। उसने घबरा कर पूरे कमरे में चेक किया लेकिन केविन उसे कहीं नजर नहीं आया और वो जैसे ही उसे ढूंढने रूम से बाहर जाने वाली थी कि तभी उसे वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गई कि केविन अंदर है। उसने वॉशरूम के दरवाजे के पास जाकर दरवाजा नोक करते हुए उसे आवाज लगाई, केविन, केविन, आर यू देयर? यू आर लिसनिंग टू मी? तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। रूही बार बार दरवाजा खटका रही थी और केविन को आवाजें भी ला रही थी, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। बस पानी की लगातार गिरने की आवाजें आ रही थी। रूही अब बहुत ज्यादा घबरा गई। कहीं कहीं केविन को कुछ हो तो नहीं गया। ये ख्याल मन में आते ही कुछ पल के लिए तो रूही मानो सुन पड़ गई, लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपने आप को संभाला। लेकिन उसने इस बार सीधा वॉशरूम का दरवाजा खटखटाने के बजाय खोलने की कोशिश करने लगी। एंड लकीली दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसीलिए उसके थोड़ा जोर देते ही वो दरवाजा झट से खुल गया। रूही बिना किसी झिझक के अंदर घुस गई, जहां उसे केविन शावर के नीचे खड़ा हुआ नजर आया। उसने अभी भी अपने कपड़े पहने हुए थे सिवाय अपने कोट के। उसकी पीठ रूही की ओर थी और उसने अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखे खड़ा हुआ था। जिस तरह केविन बिहेव कर रहा था उससे रूही को ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था। वो धीरे धीरे केविन की ओर बढ़ गई। रूही बिना किसी झिझक के वॉशरूम के अंदर घुस गई, जहां उसे केविन शावर के नीचे खड़ा हुआ नजर आया। उसने अभी भी अपने कपड़े पहने हुए थे सिवाय अपने कोट के। उसकी पीठ रूही की ओर थी और उसने अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखे खड़ा हुआ था। जिस तरह केविन बिहेव कर रहा था उससे रूही को ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था। वो धीरे धीरे केविन की ओर बढ़ गई। केविन, केविन, रूही ने केविन को आवाज लगाई लेकिन केविन तो जैसे अपने होश में ही नहीं था। उसे रूही की आवाज सुनाई ही नहीं दी। वो वैसे ही उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में आग लग रही हो। उसे शावर के नीचे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुआ था। केविन अचानक ही फ्रस्ट्रेशन में आकर दीवार पर लगातार पंच मारने लगा। ये देख रूही भागकर केविन के पास आए और उसके हाथ को रोक लिया और उस पर गुस्से से भड़कते हुए बोली, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उद्धरण चिन्ह। केविन ने जैसे ही रूही की आवाज सुनी वो उसे वहां देखकर शॉक्ड हो गया और उसके हाथ से अपने हाथ को एक झटके में छुड़वाकर गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें हो क्या रहा है? क्यों तुम अपने आप को इस तरह चोट पहुंचा रहे हो? रूही ने अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए पूछा। वो बार बार केविन से एक ही सवाल पूछने लगी, जिससे थक हार कर केविन ने उसे उस ड्रिंक के बारे में बता दिया जिसे पीने के बाद ही उसकी ऐसी हालत ही गई थी। रूही ने जब पूरी बात सुनी तो उसे तो जैसे कोई सदमा ही लग गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो उन सब के लिए अपने आप को दोषी मानने लगी क्योंकि वो ड्रिंक तो वो पीने वाली थी लेकिन गलती से उसे केविन ने पी ली थी। और वो ये सोच सोचकर डर के मारे कांप रही थी कि पता नहीं वो ड्रग्स किस तरह की थी। अगर उस ड्रग्स की वजह से केविन को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? कैसे जिएगी उसके बिना, जिसे देखे बिना उसका दिन नहीं ढलता था। रूही का यही सब सोच सोचकर मानो दिमाग घूम रहा था। रूही अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसे केविन की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी जो कब से उसे बाहर जाने को कहा रहा था। केविन का अब दिमाग खराब हो रहा था। एक तो वो ऑलरेडी उसे अपने सामने देखकर बेचैन हो रहा था। उसकी बॉडी अलग ही तरह से रिएक्ट कर रही थी। वो उसे देखकर जैसे अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो रहा था और उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत ना कर जाए, इसीलिए वो उसे वॉशरूम से बाहर जाने को कहा रहा था। लेकिन रूही को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो तो अपनी ही सोच में उलझी हुई थी। केविन से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रूही की एक बाजू को कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसे झंझोरते गुस्से से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर जाने को कहा है। गेट अवे फ्रॉम हियर। केविन ने गुस्से से थोड़ी ऊंची आवाज में जहाँ जिससे रूही डर गई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो अपने सर को नीचे झुकाकर अपने कांपते होठों से बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। बस यही एक रास्ता है इस ड्रग्स के असर को खत्म करने का।
क्योंकि हम नहीं पर कि ये ड्रग्स किस प्रकार की है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। रूही ने बिना केविन को देखे बहुत मुश्किल से अपनी बट कही थी। सिर्फ वही जानती थी कि उसने कितना सोचने के बाद और कितनी हिम्मत जुटाकर अपनी बात केविन के सामने रखी थी, चाहे वो केविन से कितना ही प्यार करती हो। लेकिन थी तो वो लड़की ही, और इतनी बड़ी बात कहना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। बट केविन के लिए, उसे बचाने के लिए रूही कुछ भी करने को तैयार थी। वहीं जब केविन उसकी बात सुनी तो कुछ पल के लिए उसका दिमाग पूरे तरीके से ब्लैंक हो गया। वो बस इस वक्त रूही को पा लेना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे जैसे होश आ गया और वो रूही को गुस्से घूरते हुए उस पर गुस्से से लगभग चीखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना। आगे के शब्द जैसे केविन के गले में ही अटक गए, और हैरानी से अपनी लाल आंखें बड़ी बड़ी करके वो रूही को देखने लगा, जिसने अभी अभी उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वो भी अब केविन के साथ शावर के नीचे भीग रही थी, और उसकी ब्लैक ड्रेस भीगने की वजह से उसी बॉडी से चिपक गई थी, जिससे उसका परफेक्ट फिगर विजिबल हो रहा था। लेकिन जाहिर सी बात थी कि रूही को किस करना नहीं आता था, इसीलिए वो केविन के होंठों को गलती से अपने दांतों से काट लेती है, जिससे केविन होश में आता है, जो अभी तक शॉक्ड होकर रूही को देखे जा रहा था। वो एक झटके से रूही को अपने आप से दूर करता है और उसे वॉल से सटाकर गुस्से से चीखते हुए, व्हाट आर यू डूइंग? पागल हो गई हो क्या? ड्रग्स मैंने ली है, लेकिन लगता है इसका असर शायद तुम्हें हो रहा है, इसीलिए ऐसी बेहुदा और चीप हरकतें कर रही हो, जो दूसरी लड़कियां करती है लड़कों को फंसाने। रूही को भी अब गुस्सा आने लगा था। भला वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था। वो भी उसी गुस्से से केविन के शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब लाकर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बातें बोलने की? फिर थोड़ा दर्द और गुस्से से लगभग चीखते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं। मैं तो तुम्हारी दिल से हेल्प करना चाहती थी, लेकिन तुमने तुमने तो मेरे प्यार पर ही। रूही इसके आगे और कुछ नहीं बोल पाई, उसका गला भर आया था, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे हो। रूही ने गुस्से से केविन की तरह देखा, जो उसे ही हैरानी और शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए देख रहा था। रूही ने गुस्से से पीछे पलटकर वहां से जाने लगी, लेकिन वो बमुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ी होगी कि अचानक केविन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बेतहाशा चूमने लगा। रूही को भी अब गुस्सा आने लगा था। भला वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था। वो भी उसी गुस्से से केविन के शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब लाकर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बातें बोलने की? फिर थोड़ा दर्द और गुस्से से लगभग चीखते हुए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं। मैं तो तुम्हारी दिल से हेल्प करना चाहती थी, लेकिन तुमने तुमने तो मेरे प्यार पर ही। रूही इसके आगे और कुछ नहीं बोल पाई, उसका गला भर आया था, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे हो। रूही ने गुस्से से केविन की तरह देखा, जो उसे ही हैरानी और शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए देख रहा था। रूही गुस्से से पीछे पलटकर वहां से जाने लगी, लेकिन वो बमुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ी होगी कि अचानक केविन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बेतहाशा चूमने लगा। अब शॉक्ड होने की बारी रूही की थी, जो अपनी आंखें फाड़े बस केविन को देखे जा रही थी, जो अपनी आंखें बंद किए अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को थामे हुए उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था। रूही का दिल आज इतनी जोरों से धड़क रहा था, मानो अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसकी बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ गई। वो कुछ पल तो उसे ऐसे ही हैरानी से देखती रही, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। रूही ने भी धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाकर केविन की वाइट शर्ट को कसकर पकड़ लिया, और उसकी किस में इन्वॉल्व हो गई। उसे किस करना आता तो नहीं था, लेकिन वो फिर भी केविन का साथ देने की कोशिश कर रही थी। केविन रूही के होंठों को किस करते हुए जैसे उन्हें चबा रहा था। केविन का एक हाथ धीरे धीरे रूही के चेहरे से सरकते हुए उसकी बॉडी पर घूमने लगे थे। रूही ने जैसे ही केविन के हाथ को अपनी बॉडी पर महसूस किया, उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वहीं केविन को तो जैसे कोई होश ही नहीं था, उस पर नशा अब पूरे तरीके से हावी हो चुका था। उसने बस रूही के प्यार का कन्फेशन ही सुना था, जो उसने उसे गुस्से में आकर कर दिया था।
उसके बाद तो जैसे उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, और जब रूही उससे दूर जा रही थी तो पता नहीं उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। वो उसे अपने आप से ऐसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब ये नशे की वजह से था या कुछ और, जो जानते हुए भी केविन उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, वो तो वो ही जाने। लेकिन जब उसे कुछ सूझा नहीं तो उसने जाती हुई रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भरकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उन्हें पागलों की तरह चूमने लगा। उसे अभी सिर्फ और सिर्फ रूही अपने पास चाहिए थी। वो उसे पूरे तरीके से अपना बना लेना चाहता था। वो अब और अपने आप को नहीं रोक सकता था रूही के करीब जाने से। केविन ऐसे ही रूही को किस करते हुए उसकी बॉडी पर अपने हाथ चलाते हुए उसकी पीठ को सहलाने लगा, और धीरे धीरे वो अपने हाथ को ऊपर की ओर ले गया। और जैसे ही उसके हाथ की उंगलियां रूही के द्रास की जीभ को टच हुई, उसने उसी मदहोशी में उसे खोल दिया। रूही ने भी धीरे धीरे केविन के शर्ट के बटन्स को खोल दिया और उसकी शर्ट को निकाल कर फर्श पर फेंक दिया, और उसकी नेकेड चेस्ट पर अपने हाथ फिरा रही थी। केविन ने रूही को अपनी बॉडी से और भी ज्यादा चिपका लिया, और अब वो उसके होंठों को छोड़ उसके द्रास को शोल्डर से नीचे करके उसकी गर्दन, शोल्डर और कॉलर बोन को बेतहाशा चूमने लगा। रूही ने अपना एक हाथ केविन के पीठ पर और अपने दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियां घुमा रही थी। वो केविन के हर एक मूव को, हर एक टच को फिल करते हुए अपने अंदर समा लेना चाहती थी। केविन ने फिर से अपने होंठों को रूही के होंठों पर रख दिया और उसे पैशन के साथ चूमने लगा। उसका एक हाथ रूही की गर्दन को बालों समेटे पीछे से पकड़ हुआ था, तो उसका दूसरा हाथ उसकी ड्रेस उसकी बॉडी से रिमूव करने में बिजी था। रूही तो केविन के किस में इतनी मदहोश थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब केविन ने उसकी ड्रेस को उसके शरीर से अलग कर दिया था। केविन रूही को इसी तरह से चूमते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे वॉशरूम से बाहर निकालकर अपने किंग साइज बेड पर ले जाकर उसे उस पर किसी कांच की गुड़िया की तरह आराम से लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन इस बीच उनकी किस एक सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं हुई थी। केविन ने धीरे से अपने होंठों से रूही के होंठों को रिलीज किया और अपनी नजरें उठाकर रूही को मदहोशी भरी निगाहों से देखने लगा, जो लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थी, जिस वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जो सीधे केविन के नेकेड मस्कुलर चेस्ट से टच हो रही थी, क्योंकि वो उसके ऊपर जो लेटा हुआ था। केविन उसे इस तरह देखकर अपने आप पर और कंट्रोल नहीं कर सकता था। ऊपर से उस पर ड्रग्स का नशा सवार था। वो उसे किसी भूखे भेड़िए की तरह देख रहा था, मानो उसे बस पूरी तरह निगल लेना चाहता हो। केविन की नजरें जैसे ही रूही के चेहरे से होते हुए उसके सुर्ख गुलाबी होंठों पर से उसकी गर्दन और उसके कॉलर बोन से होते हुए उसकी चेस्ट पर पड़ी, जो अभी भी रूही की तेज सांसें लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। उसे देखते ही केविन का दिल उन्हें छूने को कर रहा था। लेकिन उसे डर था कि कहीं रूही को इस चीज से दर्द हुआ तो वो नशे में जरूर था, लेकिन फिर भी उसे रूही की बहुत फिक्र थी कि वो उसे ज्यादा हट ना कर दे। केविन को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने बड़ी मासूमियत और उम्मीद भरी निगाहों से रूही की और अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए देखा, जो उसे है कंफ्यूज होकर देख रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि केविन आखिर सोच क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उसने केविन की आंखों में देखा तो वो समझ गई कि केविन के मन में क्या चल रहा है। उसने शर्म से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए अपनी गर्दन सहमति से हाँ में हिला दी। रूही की परमिशन मिलते ही केविन के चेहरे पर खुशी से भरी एक मुस्कान तैर गई। केविन ने अपने एक हाथ से रूही के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और उसके फहेड पर प्यार से चूम लिया, जैसे उसे परमिशन देने के लिए थैंक्स कह रहा हो। केविन रूही की गर्दन पर, उसके शोल्डर से लेकर उसके कॉलर बोन पर चूमने लगा, लेकिन इस बार वो साथ ही साथ उसे एक जगह पर अपने दांतों से बाइट भी कर रहा था, जिसके कारण रूही के मुंह से सिसकारियां भी निकल रही थी, जो केविन को और पागल बना रही थी, उसे और ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। केविन धीरे धीरे किस और बाइट करते हुए रूही के चेस्ट तक पहुंच गया। उसने एक झटके में रूही को पलटा दिया और अब वो उसकी बैक पर अपने होठों को रखकर उसे किस और साथ ही साथ जगह जगह पर बाइट भी कर रहा था। उसने धीरे से उसकी ब्रा के हुक को खोलकर उसे उसकी बॉडी से अलग कर उसे दूसरी ओर फेंक दिया और वापस से उसकी पीठ पर अपनी निशानियां छोड़ने लगा। केविन ने वापस रूही को अपने ओर घुमाया, लेकिन रूही ने इस बार अपनी चेस्ट को अपने हाथों से कवर करते हुए अपने नजरें झुकाकर धीरे से केविन से बोली, केविन प्लीज, तुम क्या लाइट्स ऑफ कर सकते हो क्या? उद्धरण चिन्ह। केविन नशे में जरूर था, लेकिन वो रूही हिचकिचाहट को समझ रहा था, इसीलिए उसने उसकी बात को मानते हुए अपने हाथ टेबल लैंप की ओर बढ़ाया और स्विच ऑफ कर दी। अब पूरे कमरे में सिर्फ एक हल्की डिम लाइट ऑन थी। इतनी धीमी रोशनी में भी केविन रूही को बहुत अच्छे से देख पा रहा था।
केविन ने रूही के हाथों को धीरे से हटाया जिससे वो अपने आप को कवर कर रही थी। उसने अपने एक हाथ की उंगलियों को रूही के हाथ की उंगलियों में फंसा लिया और अपने दूसरे हाथ से उसकी चेस्ट को सहलाते हुए उसकी चेस्ट को चूमने और बाइट करने लगा। रूही ने भी अपने दूसरे हाथ से बेड सीट को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। धीरे धीरे केविन ने अपने और रूही के बाकी कपड़े भी उसकी बॉडी से अलग कर दिए और जैसे ही वो रूही के अंदर एंटर हुआ एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। दर्द की वजह से रूही की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। केविन उसे इतने पेन में नहीं देख सकता था। उसे पहले से ही पता था कि रूही जरूर वजन होगी, क्योंकि उसका आज तक कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं था और अगर रहा भी होता तो उसे जरूर पता होता। रूही का दर्द कम करने के लिए उसका ध्यान भटकाना जरूरी था, इसीलिए उसने अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया और उसे किस करने लगा। वो अपने दूसरे हाथ से उसकी चेस्ट को सहला भी रहा था ताकि रूही अपना दर्द भूल जाए और इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करे। जब उसे लगा कि रूही को अब दर्द नहीं हो रहा तब जाकर उसने चैन की सांस ली और एक दूसरे के प्यार के आगोश में खो गए, जिससे रूही की मदहोश से भरी सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज रही थी और साथ ही साथ केविन की भी। आज वो दोनों पूरे तरीके से एक दूसरे के हो चुके थे। उनके प्यार का सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चला। केविन थक हार कर रूही को अपनी बाहों में भर कर सो गया, वहीं रूही तो कब से सो चुकी थी। केविन की नींद खिड़की से आ रही हल्की हल्की धूप की किरणों से खुली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को अपने मेंशन में ना पाकर अपने फार्म हाउस में पाया। तो कुछ देर तो ऐसे ही चीजों को समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जैसे ही उसने अपने सीने पैर कुछ भारी सा, ज्यादा नहीं लेकिन उसे कुछ तो फील हो रहा था। उसने अपनी नजरें उस ओर की, लेकिन जैसे ही उसने रूही को अपने सीने पर गहरी नींद में सोए हुए देखा तो एक पल के लिए तो मानो उसे कोई सदमा ही लग गया हो। वो वैसे ही स्टैच्यू बन गया था, लेकिन जैसे जैसे उसे कल रात की चीजें याद आने लगी उसके चेहरे के भाव बदलते चले गए। केविन की नींद खिड़की से आ रही हल्की हल्की धूप की किरणों से खुली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को अपने मेंशन में ना पाकर अपने फार्म हाउस में पाया। तो कुछ देर तो ऐसे ही चीजों को समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जैसे ही उसने अपने सीने पैर कुछ भारी सा, ज्यादा नहीं लेकिन उसे कुछ तो फील हो रहा था। उसने अपनी नजरें उस ओर की, लेकिन जैसे ही उसने रूही को अपने सीने पर गहरी नींद में सोए हुए देखा तो एक पल के लिए तो मानो उसे कोई सदमा ही लग गया हो। वो वैसे ही स्टैच्यू बन गया था, लेकिन जैसे जैसे उसे कल रात की चीजें याद आने लगी उसके चेहरे के भाव बदलते चले गए। वो धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगा जो कल हुआ था। केविन को याद था कि वो रूही को पिक करने ताज होटल गया था। उसके बाद उसने वो रेड वाइन पी थी जो एक्चुअली रूही पीने वाली थी। उसके बाद से उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी थी। उसे जैसे ही लगा कि उसकी ड्रिंक में कोई प्रॉब्लम थी वो तुरंत रूही को अपने साथ लेकर निकल गया, लेकिन जब रूही ने उसकी हालत बिगड़ती हुई दिल्ली तो उसने खुद ही कार ड्राइव करना ठीक समझा। लेकिन अचानक तेज बारिश होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो उसी ने रूही को उसके फार्म हाउस चलने को कहा। तो रूही ने इसकी बात मानते हुए वो उसे फार्म हाउस पर के आई और जब उसकी बॉडी आग की तरह जल रही थी तो वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से वॉशरूम में शावर करके उसके नीचे खड़ा हो गया और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी पता नहीं रूही कैसे उसके वॉशरूम में घुस गई और उसके बाद उन दोनों के बीच जो बातें हुए उसे वो भी याद आने लगी। उसे बस तब तक की ही चीजें याद थी जब रूही ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। और जैसे ही केविन को ये याद आया तो वो रूही को हैरानी और अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूही उससे कल रात अपना लव कन्फेस कर देगी। वो ये बात हमेशा से ही जानता था कि रूही उसे पसंद करती थी, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहता था ताकि रूही को कोई झूठी उम्मीदें ना मिले। उसे तो हमेशा से यही लगता था कि रूही के उम्र के बच्चे अक्सर किसी ना किसी से अट्रैक्ट होते रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे क्या पता था कि रूही का ये कोई अट्रैक्शन नहीं था उसके लिए, बल्कि वो सच में उससे बहुत प्यार करती थी और ये बात उसे कल रात फाइनली समझ आ गई। लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो कल रात कांड कर दिया था उसे अब वो सुधरे कैसे। भले ही रूही उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन ये किसी भी एंगल से कोई छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो उन लड़कों में से नहीं था जो वन नाइट स्टैंड जैसी चीजों में बिलीव करता हो। उसने रूही के साथ एक पूरी रात गुजारी थी, तो अब उसे इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही थी।
केविन ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने हाथ से धीरे से ब्लैंकेट को रूही की बॉडी से थोड़ा हटाता है ताकि वो देख सके कि रूही को उसकी वजह से ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो उसकी बॉडी पर बने उन लव बाइट्स और जगह जगह पर नीले निशान और दांतों से काटने के निशान देखता है तो उसे अपने दिल में बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि किसी ने उसके दिल को जकड़ लिया हो। उसने जल्दी से उस ब्लैंकेट से रूही को कवर कर दिया और गुस्से से कसकर अपनी आंखें बंद कर दी। उसे अपने आप बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से रूही की ऐसी हालत हुई थी। वो एक और सेकंड भी वहां नहीं रुक पा रहा था, इसीलिए उसने रूही को अपने आप से दूर किया और उसे अच्छे से बेड पर सुलाकर खुद उठ खड़ा हुआ। उसने जल्दबाजी में अपने कपड़े पहने और सीधा कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे के वॉशरूम में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद केविन शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला। इस आधे घंटे में ही उसने बहुत सोच समझकर एक डिसीजन ले लिया था कि उसे अब आगे क्या करना है। उसने अपने फोन से किसी को कॉल किया और उसे कुछ इंटरेक्शन देकर कॉल कट कर दिया। फिर अपने कपड़े चेंज किए और रेडी होकर हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गया और उस शख्स के आने का वेट करने लगा। उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। वो शख्स 20 मिनट में ही उसके सामने खड़ा हो गया और पूरे रिस्पेक्ट के साथ बोला, गुड मॉर्निंग सर, आपने जो जो चीजें मंगवाई थी वो सारी चीजें मैं ले आया हूँ। बाकी की चीजें भी मैंने अरेंज करवा दी है, बस आपके ऑर्डर का वेट है। उद्धरण चिन्ह। केविन ने एक नजर उन बाइग्जा पर डाली और फिर अपनी नजरें अपने सामने खड़े लड़के पर डाली जो उसका पर्सनल असिस्टेंट विशाल था, जो उसके अक्सर ऑफिस ना जाने पर भी सब कुछ बहुत ही इसलिए हैंडल कर लेता था, जिस पर केविन आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता था। केविन ने विशाल को देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और उसे बाहर कार में वेट करने का बोला। उसमें एक बैग को डाइनिंग टेबल पर रखा और बाकी के बैग्स को लेकर अपने मास्टर बेडरूम में चला गया जहां रूही सो रही थी। जब केविन रूम में आया तो रूही अब भी गहरी नींद में थी। उसे देख साफ समझ आ रहा था कि वो कितनी थकी हुई थी। केविन उसे जगाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुबह के 9 बज चुके थे और केविन ने कुछ डिसाइड भी किया था जिसके बारे उसे रूही से बात करना जरूरी था। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो रूही के पास गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, रूही, रूही गेट अप, चलो उठो और फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है ना, चलो अब उठो। क पे ए की मात्रा व पे ए की मात्रा एन के उसे ऐसे बार बार उठने पर रूही बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था बेड से उठने का, लेकिन फिर भी केविन की आवाज सुन उसे जबरदस्ती उठना पड़ा। रूही अपनी अधखुली आंखों से उठकर अपनी आंखें बच्चों की तरह मसलते हुए चिढ़कर बोली, क्या है यार, तुम्हें सुबह सुबह भी चैन नहीं है? जब देखो तब मुझे परेशान करते रहते हो, और अब इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़े हो। अगर तुम्हें इतना ही मजा आता है लोगों को परेशान, कहते कहते वो अचानक रुक गई। जब उसने अपने आसपास सोनी नजरें दौड़ाई तब, और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने घर में अपने बेड पर नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर है जो उसे देखी देखी सी लग रही है, तो उसने ये पूछने के लिए कि वो फिलहाल कहाँ है, उसने अपनी बाजू में देखा जहाँ केविन अपने हाथ फोल्ड किए हुए उसे ही अजीब नजरों से घूरे जा रहा था। क्योंकि उसके हिसाब से तो को रात वो नशे में चूर था तो उसे कुछ चीजें याद ना आना बहुत आम बात थी। लेकिन ये लड़की तो जल अपने पूरे होशों हवास में थी, फिर उसे कैसे कुछ भी याद नहीं कि उन दोनों के बीच कल रात क्या क्या हुआ था। केविन खुद को इस तरह देखता पाकर रूही को अचानक ही कल रात की सारी यादें उसके सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। सब कुछ याद आते हैं कि कल रात उन दोनों के बीच क्या हुआ था। रूही का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसने झट से अपनी नजरें केविन के ऊपर से फेर ली और ब्लैंकेट से अपने आप को पूरे तरीके से कवर कर लिया। बस उसका छोटा सा चेहरा ही दिखाई दे रहा था जिसे उसने शर्म की वजह से नीचे किया हुआ था। केविन रूही को इस तरह देखकर समझ गया कि फाइनली रूही मैडम को कसक रात की सारी चीजें अच्छे से याद आ चुकी होगी। उसने भी अपनी नजरें रूही पर से फेर ली और दूसरी ओर देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ, जल्दी से रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर मुझे आकर मिलो, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। रूही ने भी बिना केविन की ओर देखे बस हन में जवाब दे दिया। केविन तुरंत रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद फाइनली रूही ने चैन की सांस ली, वरना केविन के वहां होते हुए तो रूही तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। लेकिन अब जब केविन वहां नहीं था तो रूही बेड पर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी में उसे बहुत पेन हो रहा था, सबसे ज्यादा अपने पैरों के बीच। लेकिन उसने अपने इस दर्द को बर्दाश्त किया और सीधा वॉशरूम में जाकर बाथटब में बैठ गई।
बाथटब में गुनगुने पानी की वजह से रूही को अपनी बॉडी के पेन में काफी रिलीफ मिल रहा था। वो कुछ और देर ऐसे ही बाथटब में पड़ी रही। फिर उसने शावर लिया और बाथरॉब पहनकर वॉशरूम का डोर धीरे से खोला और अपनी नजरें कमरे में चारों ओर घुमाई। जब उसे कंफर्म हो गया कि केविन उस कमरे में नहीं है, तब जाकर वो धीरे कदमों से चलती हुई बाहर आए और वो बैग जी केविन उसे देकर गया था उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं केविन डाइनिंग टेबल पर रूही का वेट कर रहा था। उसे जल्द से जल्द रूही से बात करनी थी जो उसने सोचा था उसके बारे में, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूही उसकी बात सुनकर किस तरह से रिएक्ट करेगी। और जब उन दोनों के बारे कपूर फैमिली को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो सब उसके बारे में। वो ये सब सोच ही रहा था कि उतने में उसे सीढ़ियों से आती हुई रूही दिखी जो आज अनारकली सूट में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसे ऐसे देख केविन की आंखें एक पल के लिए तो उसके चेहरे पर ही जम सी गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया और नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए सीधे बैठ गया। रूही ने केविन को ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन किया और दोनों ही अपना नाश्ता करने लगे। जब उनका खाना ऑलमोस्ट पूरा होना ही था कि तभी केविन रूही की ओर देखते हुए सीरियस एक्सप्रेशन से थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए बोला, रूही कल जो तुमने मेरे लिए किया, मेरी जान बचाने के लिए, उसके लिए थैंक यू, लेकिन जल रात जो हमारे बीच हुआ वो कोई छोटी बात नहीं थी, एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर एक डिसीजन लिया है, लेकिन उसमें तुम्हारी मंजूरी जरूरी है, उसके बिना मैं कोई भी काम नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। रूही जो इतनी भूखी थी कि उसने खाने के चक्कर में केविन की आधे से ज्यादा बातें तो सुनी ही नहीं, लेकिन वो फिर भी बिना केविन की ओर देखे अपना खाना खाते हुए बेफिक्र से बोली, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कह उसने फिर से अपने खाने पर फोकस करने लगी। केविन ने फिर एक बार कंफर्म करने के लिए रूही से पूछा, क्या तुम श्योर हो? उद्धरण। रूही ने फिर से उसी तरह जवाब दिया। केविन फिर कुछ नहीं बोला और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों जाकर कार में बैठ गए, जहां ड्राइविंग सीट पर ऑलरेडी विशाल बैठा उन दोनों का ही वेट कर रहा था। उन दोनों के बैठते ही विशाल ने कार स्टार्ट कर सड़कों पर दौड़ाने लगा। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं, लेकिन उसे केविन पर पूरा भरोसा सा था, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं पूछती और चुपचाप बैठी विंडो से बाहर देखने लगती है। जब विशाल कार रोकता है तो रूही और केविन कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही रूही की नजरें उस जगह को अच्छे से स्कैन करती है तो वो हैरान रह जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों जाकर कार में बैठ गए, जहां ड्राइविंग सीट पर ऑलरेडी विशाल बैठा उन दोनों का ही वेट कर रहा था। उन दोनों के बैठते ही विशाल ने कार स्टार्ट कर सड़कों पर दौड़ाने लगा। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं, लेकिन उसे केविन पर पूरा भरोसा सा था, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं पूछती और चुपचाप बैठी विंडो से बाहर देखने लगती है। जब विशाल कार रोकता है तो रूही और केविन कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही रूही की नजरें उस जगह को अच्छे से स्कैन करती है तो हैरान रह जाती है। रूही कंफ्यूज होकर केविन को पूछने से अपने आप को रोक नहीं पाई, केविन, हम कोर्ट क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह। रूही का सवाल सुनते ही केविन ने वरना उसकी ओर देखे सपाट लहजे में जवाब देते हुए बोला, हमारी शादी रजिस्टर करवाने के लिए। कहते हुए उसने रूही का हाथ पकड़ा और अंदर जाने लगा। रूही केविन की बात सुन शॉक्ड हो गई थी। उसे कुछ सेकंड तक तो समझ में ही नहीं आया कि केविन के कहने का मतलब क्या था, लेकिन जब केविन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले उसने लगा, तब जाकर वो अपने सेंस में वापस आई। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि केविन का उससे अचानक शादी करने का डिसीजन लेना उसके समझ से परे था। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं केविन भी उससे सीक्रेटली प्यार तो नहीं करता था, जैसे वो आज तक उससे करती आई थी। और जैसे आज तक उसकी हिम्मत नहीं हो पाई थी उससे अपने प्यार का इजहार करने की, वैसी ही कुछ हालत केविन की भी हो, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि केविन बहुत शाय किस्म का लड़का था। वो जल्दी अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करता था। इनफैक्ट वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर छुपाने में एक्सपर्ट था। वो सिर्फ रियांश, क्रिश और ज्यादा से ज्यादा अपने असिस्टेंट विशाल से ही अपनी बातें शेयर कर लेता था। इसीलिए रूही को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि केविन भी उससे प्यार करता है और वो आज उसे यहाँ लाया है ताकि वो दोनों शादी कर सके और हमेशा हमेशा के लिए 7 जन्मों के रिश्ते में बंध जाए। रूही यही सब सोचते हुए केविन के साथ चल रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हैरानी और कंफ्यूजन जैसा लुक नहीं था, बल्कि उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। लेकिन केविन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे।
इससे ये समझ पाना मुश्किल था कि फिलहाल उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन पर साइन किया और थोड़ी ही देर में उन दोनों के हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। वो दोनों ही कोर्ट से बाहर निकल गए, लेकिन तभी रूही को उसकी बेस्ट फ्रेंड राशि का कॉल आया तो वो केविन से कहकर साइड पर चली गई। रूही ने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ एक गुस्से से भरी आवाज उसे अपने कानों में सुनाई दी। रूह, तू कहाँ है? अभी के अभी मेरे फ्लैट पर आ, वरना आज तो मैं अपने हाथों से तेरा गला दबाकर तुझे मार डालूंगी। उद्धरण चिन्ह। रूही ने जैसे ही ये सब सुना, उसे समझते डर नहीं लगी कि राशि उससे इतना गुस्सा क्यों है। वो उसे समझाते हुए बोली, यार राशि, आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं बिना तुझे बताए ऐसे तेरी बर्थडे पार्टी से चली गई। बट ट्रस्ट मी यार, एक इमरजेंसी आ गई थी, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। रूही की बात सुन राशि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, ऑल राइट, वैसे भी मेरे पास आज बहुत फ्री टाइम है, तो मुझे तुम आराम से बता कि ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी आ टपकी थी तेरी लाइफ ने कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से बिना मुझसे मिले वहां से गायब हो गई। राशि ने एक एक बात को चबाते हुए कहा था, जिससे रूही को अच्छे से समझ आ रहा था कि वो अपने अंदर के गुस्से के ज्वालामुखी को दबाने की कोशिश कर रही थी। रूही ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसे कल से लेकर आज जो कुछ भी हुआ वो सब बताना शुरू करती हैं। वहीं केविन जब अपनी कार के पास आया तो वहां विशाल वहीं कार से टेक लगाए हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में बिजी था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि केविन उसकी ओर ही आ रहा है तो वो सीधा खड़ा हो गया। विशाल के दिमाग में अभी बहुत उथल पुथल मची हुई थी और उसे अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब चाहिए थे। वो एक ऐसा इंसान था कि जब तक उसे अपने सवालों के जवाब ना मिल जाए उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता था। तो उसने फाइनली केविन से पूछ ही लिया, सर यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। केविन हो एक टक अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखे जा रहा था। जब उसने विशाल की बात सुनी तो उसने बिना उसकी ओर देखे बस एक शब्द में जवाब देते हुए बोला, हम। ये सुन विशाल के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई और वो केविन से सवाल पूछते हुए बोला, सर एक्चुअली मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर आपको मिस कपूर से शादी करनी ही थी तो फिर आपने बिना किसी को कुछ भी बताए उनसे कोर्ट मैरिज क्यों की? आप चाहते तो अपनी वेडिंग को ग्रैंड बना सकते थे और पूरी दुनिया के सामने मिस कपूर से पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी कर सकते थे। फिर ऐसे शादी करने का क्या मतलब? अगर आप मिस कपूर से प्यार करते हैं तो आपको उनकी फीलिंग्स। विशाल बस इतना ही बोल पाया था कि केविन ने गुस्से में आकर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं रूही से प्यार करता हूँ? उद्धरण चिन्ह। विशाल केविन की बात सुन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके बॉस के कहने का क्या मतलब है। वो उसी हैरानी से कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन सर आपने उनसे शादी की है तो मुझे। केविन ने फिर एक बार उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैंने ये शादी सिर्फ अपनी उस गलती को सुधारने के लिए की है जो मैंने जाने अनजाने कल कर दी थी। मैंने गलती से ड्रग्स ले ली थी। और केविन अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और अपनी नजरें चुराने लगा, जिसे देख विशाल को समझते देर नहीं लगी कि उसके सर आखिर क्या कहना चाहते थे। उसे अब सारा माजरा समझ में आया। उसकी हिम्मत नहीं हुई अब आगे और कोई सवाल पूछने की, वरना उसका बॉस उसे कंपनी से उठकर बाहर फिंकवा देता। इसीलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन जैसे ही विशाल थोड़ा सा अपनी जगह से साइड हुआ, उसकी नजरें अनजाने में ही केविन के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ी रूही पर चली गई, जो अपनी आंखों में आंसू लिए शॉक्ड होकर केविन को ही देखे जा रही थी, जो उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। विशाल ने जब रूही को बेसुध होकर अपने बॉस को देखते हुए देखा तो वो समझ गया कि उन्होंने इन दोनों के बीच की बातें सुन ली थी और ये देख विशाल के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। उसने केविन की ओर देखा और हिम्मत करते हुए बोला, सर वो मिस कपूर। कहते हुए उसने फिर से रूही की ओर देखा। केविन ने जैसे ही विशाल की बात सुनी वो चौंक गया और झटके से पीछे की ओर पलटा तो वहां उससे थोड़ी दूरी पर रूही खड़ी थी, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो बस आंखों में आंसू लिए उसी को देख रही थी। केविन को समझ नहीं आया कि रूही कब वहां आई। दरअसल रूही जो राशि से फोन पर बातें कर रही थी, जब उसने राशि को अपने और केविन की शादी के बारे में बताया तो वो तो खुशी के मारे उछलने ही लगी थी। राशि बहुत खुश थी कि फाइनली रूही को उसका प्यार मिल गया था।
उन दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की क्योंकि राशि नहीं चाहती थी कि वो केविन और रूही के आज के स्पेशल डे को अपनी वजह से बर्बाद होने दे, वरना वो तो रूही को अपने पास बुलाना चाहती थी या ती उसके पास चले जाना चाहती थी। आखिरकार उसे इतनी बड़ी न्यूज जो मिली थी, लेकिन वो उन दोनों के बीच कबाब ने हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना आइडिया ड्रॉप कर कॉल कट कर दिया। जब रूही बाहर आई तो वो बार बार अपने हाथ में पकड़े अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर खुश हुए जा रही थी। उसके चेहरे पर वो स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब वो उन दोनों के पास पहुंची तो उसे विशाल की आवाज सुनाई दी जो केविन से सवाल पूछ रहा था। तो उसके कदम अपने आप उस जगह रुक गए और वो उन दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगी। जब विशाल ने केविन से पूछा कि उसने कोर्ट मैरिज करने का क्यों सोचा, जबकि वो दोनों घर के बड़ों के आशीर्वाद और पूरे रीति रिवाजों के साथ भी शादी कर सकते थे। रूही भी ये जानना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी भी बाकी लड़कियों की तरह धूमधाम से हो, जिसे पूरा शहर हमेशा याद रखे। लेकिन उसके लिए इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट केविन से शादी करना था। फिर वो चाहे जैसे भी करे उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक कि केविन उसके साथ था। इसीलिए उसने केविन से कोई सवाल नहीं पूछे और चुप रही। लेकिन अब जब विशाल केविन से पूछ रहा था तो कहीं ना कहीं उसे भी अपने सवालों के जवाब मिल ही जाते, इसीलिए वो उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन जैसे ही रूही ने विशाल के सवाल पर केविन का जवाब सुना तो उसने जो अब तक अपने सपनों का महल बनाकर रखा था वो अचानक ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। जब केविन ने रूही को इस हाल में देखा तो वो आगे बढ़कर उसे कुछ कहने ही वाला था कि रूही हैरानी से अपनी लड़खड़ाए आवाज में बोली, माँ मतलब तुमने ये शादी मजबूरी में आकर की है। केविन उसे समझाते हुए बोला, रूही देखो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है, हम आराम से इस बारे में बात करेंगे, फिलहाल तुम मेरे साथ घर चलो, हम घर जाकर बात करते हैं। कहते हुए केविन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे कार के पास ले जाने ने लगा। लेकिन रूही ने गुस्से में आकर केविन का हाथ झटक दिया और अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से केविन पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, बात करने के लिए अब बचा ही क्या है, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब हाँ या ना में द के केविन। क्या तुमने ये शादी इसलिए की है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? रूही के सवाल पर केविन उसके फिर से समझाते हुए बोला, रूही प्लीज, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ तामशा मत करो, हम घर जाकर आराम से बात करते हैं, प्लीज यहाँ से चलो। रूही ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, हाँ या ना केविन। केविन फिर कुछ बोलने वाला था कि रूही गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैंने पूछा हाँ कि ना। केविन एक लंबी गहरी सांस ली और लाचारी से अपनी गर्दन ना में हिला दी। नहीं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और ना ही मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा था तुम्हारे बातें में। आई एम सॉरी रूही। रूही ये बात कहीं ना कहीं जानती थी कि केविन का यही जवाब होगा, लेकिन फिर भी जैसे ही उसने ये सुना उसका दिल मनो हजारों टुकड़ों में बट गया। उसे अपनी दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं उसे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बोली, मतलब तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपना गिल्ट जम करने के लिए की है? मैं बस तुम्हारे लिए एक मजबूरी कम एक बोझ बनकर रह गई हूँ, जिसे तुम प्यार नहीं करते लेकिन उसकी मजबूरी में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो ताकि तुम्हारे दिल पर कोई बोझ ना रहे। आई एम राइट मिस्टर केविन मेहरा। उद्धरण चिन्ह। रूही को इस तरह अपना पूरा नाम लेकर उसे बोलते हुए केविन को पता नहीं कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था और उसका ये डर रूही ने सच में बदल भी दिया। रूही ने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपने आप को नॉर्मल करने लगी, फिर अपने आधी पोंछे और केविन की तरफ देखते हुए अपने हाथ फोल्ड करके फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोली, तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां कमजोर होती है जिन्हें तुम जैसे मर्दों को हर वक्त कदम कदम पर जरूरत पड़ती रहती हैं, जो अपने आप पर नहीं बल्कि तुम मर्दों पर डिपेंड रहती है? नो मिस्टर केविन मेहरा, एक लड़की अपने आप में ही इतनी सक्षम होती है कि अगर वो चाहे तो पूरे देश को वो अकेली चला सकती है। अगर एक औरत चाहे तो अपने ऊपर उठने वाला वो हर एक हाथ, वो हर एक जुबान को उसके शरीर से काटकर अलग कर सकती है। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि सिर्फ एक रात की वजह से मैं इतनी कमजोर पड़ जाऊंगी कि तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने की नौबत आ जाएगी? मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं किसी की मजबूरी बनकर पूरी जिंदगी उसकी छाती पर मूंग दलती रहूं। इसीलिए मैंने अब अपने लिए एक डिसीजन लिया है कि हम दोनों हमारी इस शादी के बातें में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। ये एक सीक्रेट रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच। कहते हुए रूही ने केविन का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और आगे बोली, तुम्हें मेरी कसम है केविन, तुम हमारी शादी का सच कभी किसी को नहीं बताओगे। उद्धरण चिन्ह।
इतना बोल रूही बिना केविन का जवान सुने पलटी और वहां से चली गई। उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा, क्योंकि वो केविन के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वो केविन से अब प्यार नहीं करती थी, या अब वो केविन से नफरत करने लगी थी। अगर ये डिसीजन केविन कल रात जो कुछ भी उनके बीच हुआ उस वजह से ले रहा था, तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भले ही केविन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो ये भी बहुत अच्छे से समझती थी कि जबरदस्ती और मजबूरी का रिश्ता ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता। और वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी जिस वजह से वो केविन के ऊपर बस एक बोझ बनकर रह जाए। वो उसका साथ चाहती थी, उसका प्यार, उसका भरोसा चाहती थी, ना कि एक मजबूरी का रिश्ता जिसे निभाने के लिए केविन का दिल और आत्मा गवाही ना दे। वो सिर्फ उसकी एक जिम्मेदारी बनकर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वो उसका प्यार, उसके हर सुख दुख की साथी, उसका हमसफर बनना चाहती थी। लेकिन केविन उसके सारे सपनों को चलना चूर कर दिया, जिस वजह से वो उससे बहुत गुस्सा थी और उसने अब सोच लिया था कि वो केविन से दूर चली जाएगी, ताकि वो अपने आप को संभाल सके। वहीं केविन तो जैसे अपनी जगह पर जम सा गया था। जैसे जैसे वो रूही की बातें सुन रहा था, उसे अंदर ही अंदर एक डर सा महसूस हो रहा था। और जैसे ही रूही उसे अपनी कसम देकर वहां चली गई, तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को बाहर निकाल दिया हो। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो रूही को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने जाने के बाद केविन को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज आज खो दी थी, जिसे वो अब चाहकर भी वापस नहीं पा सकता था। उसके बाद रूही यूएस चली गई और अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई, तो वहीं केविन भी अपने बिजनेस के कामों में बिजी ही गया। लेकिन उसे हमेशा ही रूही की याद आती रहती थी, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो भी रूही से प्यार करता था। और ऐसे ही दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी को भी आने नहीं दिया। शायद ये उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार ही था, जिसमें एक उम्मीद थी कि वो एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। प्रेजेंट टाइम। रूही ऐसे ही अपने पास्ट की यादों को याद करते हुए है नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह रियांश अपने डेली टाइम के अकॉर्डिंग उठ चुका था और जिम एरिया में जाकर वर्कआउट करने लगा। तभी वहां केविन भी आ पहुंचा, लेकिन वो तो अपनी ही सोच में गुम था कि उसे रियांश के वहां होने के बारे कुछ पता ही नहीं चला। केविन अपने कानों में ईयरफोन लगाकर ट्रेडमिल मशीन पर अपनी स्पीड सेट कर वर्कआउट करने लगा। उसके दिमाग में तो बस रूही ही चल रही थी। वो तो बस उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। जब रियांश की नजर केविन पर पड़ी, जिसे अपने आसपास का कोई होश नहीं था और अपनी स्पीड बढ़ाए जा रहा था, तो उसे कुछ गड़बड़ सी लगी और वो अपने डंबल्स नीचे रख और एक टॉवल से अपना पसीना पोंछते हुए केविन के पास चला गया और जल्दी से ट्रेडमिल मशीन को बंद कर दिया। तब जाकर केविन का ध्यान रियांश पर गया, जो उसे ही घुरे जा रहा था। रियांश हल्के गुस्से से केविन से बोला, क्या हुआ है तुझे? किस सोच में डूबा हुआ है, जो तू ट्रेडमिल मशीन की स्पीड को बढ़ाए ही जा रहा था? अगर तुझे कहीं चोट लग जाती तो? उद्धरण चिन्ह। केविन रियांश की तरफ आते हुए बुझे मन से बोला, कहीं नहीं यार, बस ऐसे ही। फिर रियांश को गौर से देखते हुए, वैसे तू बता, तुझे क्या हुआ है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तेरी शक्ल देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तूने पूरी रात जगराता किया है? केविन ने हंसते हुए रियांश को छेड़ने के अंदाज में कहा, जिस पर रियांश थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही था तो फिर से सोया था, बस इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने साफ झूठ बोल दिया, लेकिन सच तो ये था कि वो पूरी रात ढंग से सो ही नहीं पाया था, क्योंकि उसे अब परिधि को अपनी बाहों में लेकर सोने की आदत जो पड़ गई थी। लेकिन वो लोग उसके मेंशन में नहीं बल्कि कपूर विला में थे, इसीलिए वो परिधि के पास जाकर उसके पास नहीं सो सकता था, वरना अगले दिन वो परिधि का पति परमेश्वर बन चुका होता इसके खानदान की मेहरबानी से। इससे बेहतर तो यही होगा कि वो ये कुछ दिन परिधि को अपनी बाहों में भरकर सोने का विचार अपने मन से त्याग दे। और ऐसे बार बार सोने के लिए नींद की दवाई लेना भी ठीक नहीं था, इसीलिए वो पूरी रात करवटें बदलते बदलते ही फाइनली सो गया। कोष्टक। रियांश की बात पर केविन ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए उसे ऐसे देखने लगा जैसे कहना चाहता हो, तूने क्या मुझे कोई छोटा बच्चा समझकर रखा है जो तेरी बातों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लूंगा? उद्धरण चिन्ह। रियांश जैसे उसकी आंखों से ही उसकी मन की बात को समझ गया, लेकिन अब उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था, इसीलिए उसने टॉपिक चेंज करते हुए अपनी गंभीर आवाज में कहा, मैंने कुछ सोचा है, लेकिन उसमें तेरी रजामंदी होना जरूरी है।
उद्धरण चिन्ह। रियांश को इतना सीरियस देख अब केविन भी सीरियस होते हुए कंफ्यूज होकर बोला, रजामंदी? कैसी रजामंदी? मैं कुछ समझा नहीं, तो किस बारे में बात कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। रियांश उसे समझाते हुए बोला, मैं रूही के बारे में बात कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। रियांश के मुंह से रूही का नाम सुनते ही केविन के कान खड़े हो गए और वो इस बात में इंटरेस्ट दिखाते हुए बोला, रूही के बारे तुझे मुझसे क्या बात करनी है? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि रूही अब जब अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर चुकी है तो उसे कोई ना कोई कंपनी तो ज्वाइन तो करनी ही होगी ना, तो क्यों ना वो तेरे ऑफिस में काम करे। अगर वो तेरे साथ तेरे ही ऑफिस में काम करेगी तो मुझे भी उसकी टेंशन नहीं रहेगी। और रही बात मेरे ऑफिस में काम करने की, तो उसे वहाँ सब पहचानते हैं, लेकिन तेरे ऑफिस में विशाल के अलावा उसे वहाँ कोई नहीं जानता है। तो उसके लिए तेरा ऑफिस बेटर रहेगा, ताकि उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए और वो आगे चलकर अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सके। उद्धरण चिन्ह। केविन को रियांश की बात सही लगी, लेकिन वो इस बार रूही की मर्जी की बगैर खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता था, वरना इस बार तो वो पक्का वो उसका सर ही फोड़ डालेगी। ये ख्याल मन में आते ही केविन घबरा गया। भला कौन सा पति अपनी बीवी से नहीं डरता? केविन ने रियांश को सुझाव देते हुए कहा, आई थिंक कि हमें ये डिसीजन खुद ना लेकर रूही पर छोड़ देना चाहिए। अगर उसे मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रियांश को भी केविन की बात सही लगी तो उसने हाँ कह दिया। उन दोनों ने थोड़ी देर और बात की और अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं जब परिधि उठी तो सबसे पहले उसकी नजर अपनी बाहों में सो रही परी पर गई, जो बिल्कुल किसी डॉल की तरह लगती थी। उसे देखते ही परिधि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगी। कल रात जब परिधि को कपूर विला में अजीब लग रहा था और उसे चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो जाकर परी के रूम में उसे हग करके सो गई थी। और जब रियांश अपनी आदत से मजबूर अपनी प्यारी सी गुड़िया को देखने वहां आया, लेकिन जब उसने वहां परिधि को देखा तो वो हैरान रह गया। पर उसने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई और जाकर अपनी प्रिंसेस के फोरहेड पर किस कर वो जैसे ही जाने वाला था कि वो अचानक रुक गया और एक नजर परिधि की तरफ देखा, जो उसकी बेटी को हग किए हुए बड़े सुकून से सो रही थी। उसे ऐसे देख रियांश के चेहरे पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई और पता नहीं कैसे उसके कदम अपने आप ही परिधि की तरफ बढ़ गए और उसने उसके फोरहेड पर भी किस कर दिया और उन दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से चला गया। लेकिन इस बारे में परिधि को कोई आइडिया ही नहीं था। मैडम घोड़े, हाथी, ऊंट सब बेचकर जो सोती थी। कोष्टक। परिधि ने परी के उन गोलमटल गुलाबी गालों पर प्यार से किस किया और जब उसने टाइम देखा तो सुबह के अभी सिर्फ 7 ही बज रहे थे। तो उसने परी को अभी जगाना ठीक नहीं समझा और उठकर वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर उसने एक रेड क्रॉप टॉप विथ जीन्स पहनी और अपने बालों की एक सिंपल सी हेयर स्टाइल कर उन्हें खुला छोड़ दिया। बिना किसी मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। परिधि ने फिर से बेड के पास जाकर परी के माथे को चूमा और कमरे से बाहर चली गई। जब परिधि नीचे आई तो उसे आरती गाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने उस आवाज का पीछा किया तो वो लिविंग रूम के राइट साइड पर एक मंदिर था, जहां अनीता जी आरती गाते हुए पूजा कर रही थी और उनके साथ उत्कर्ष जी और दादाजी भी थे। लेकिन उसे रियांश, केविन, क्रिश, रूही और नील कहीं नजर नहीं आए। लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो भी मंदिर के अंदर चली गई। आरती जैसे ही खत्म हुई अनीता जी ने पीछे पलटकर उत्कर्ष जी और दादाजी को आरती दी और जब उनकी नजरें परिधि पर गई तो वो थोड़ा हैरानी से मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा तुम कब आई? उद्धरण चिन्ह। बस अभी ही आंटी। परिधि के मुंह से अपने लिए आंटी सुन अनीता जी नाराजगी से परिधि को घूरने लगी। परिधि ने जैसे ही उनकी नाराजगी को देखा तो वो तुरंत अपनी बात सही करते हुए बोली, आई मीन मोम, मैं बस अभी अभी ही यहाँ आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। परिधि के मुंह से अपने लिए मोम सुनकर फाइनली अनीता जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उन्होंने परिधि को भी आरती दी और चारों लिविंग रूम में आ गए। दादाजी परिधि को देखते हुए प्यार से बोले, बेटा तुम्हें यहाँ कल रात कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अगर कोई भी दिक्कत हो तुम हम में से किसी को भी कह सकती हो। उद्धरण चिन्ह। दादाजी का इतना प्यार से बात करना परिधि के दिल को छू गया था। वो जब यहाँ आने वाली थी तो वो काफी घबराई हुई और नर्वस थी, लेकिन रियांश की फैमिली से मिलने के बाद उसे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ रहा कि वो उन सब से पहले बार मिल रही थी। वो सब और उससे भी ज्यादा उनका नेचर उसे बहुत अच्छा लगा।
परिधि दादाजी की बात पर उन्हें जवाब देते हुए बोली, नहीं दादाजी, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई, यहाँ सब बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। उतने में ही सर्वेंट उन सब के लिए चाय लेकर आ गया और वो चारों सोफे पर बैठकर चाय का मजा लेते हुए इसे ही बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद जब ब्रेकफास्ट करने का टाइम होने वाला था तो परिधि परी को उठाने कमरे में वापस चली गई। जब वो कमरे में पहुंची तब भी परी आराम से सो रही थी। परिधि उसके पास गई और उसे प्यार से उठाया। परी उठी और बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए परिधि के खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे को देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल आ गई। परी ने अपने दोनों हाथ परिधि के तरफ बढ़ा दिए ताकि वो उसे खुद अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाए। उसे अभी बहुत आलस आ रही थी, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था खुद के पैरों को कष्ट देकर वॉशरूम तक का सफर तय करने में, जो कि उसके है कमरे से अटैच था। परिधि उसका इशारा समझ गई और उसके नाक को प्यार से टैप करते हुए बोली, शैतान, और परी को लेकर वॉशरूम में चली गई। परिधि ने परी अच्छे से नहला दिया और उसे कपड़े पहनाने लगी। उसने आज परी को कुछ कुछ उसके मैचिंग के ही कपड़े पहनाए थे, रेड क्रॉप टॉप एंड शॉर्ट्स, और उसके बालों की भी उसने वैसे ही हेयर स्टाइल बनाकर बल खुले छोड़ दिए थे, जो कि परी की ही जिद की वजह से परिधि को करना पड़ा, वरना वो उसके बालों को कभी खुला नहीं छोड़ती थी। परी भी आज बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों ही कमरे से बाहर निकल गए। वहीं डाइनिंग हॉल में एक एक करके सब आकर अपनी चेयर पर बैठने लगा। जब केविन रूही का उतरा हुआ चेहरा और लाल आंखें देखी तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रूही शायद बहुत देर रात तक रोती रही होगी। इसी वजह से इसके चेहरे की चमक गायब थी। उसे ये देख बहुत बुरा लग रहा था और अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। आखिर रूही के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार तो वही था ना। जब अनीता जी और रियांश ने रूही को देखा तो उनका रिएक्शन भी एक जैसा ही था। उन दोनों के मन में एक ही सवाल आया कि रूही को अचानक क्या हुआ। कल तक जो लड़की बोलते नहीं थकती थी आज इतनी शांत कैसे है। उद्धरण चिन्ह। रियांश रूही से कुछ पूछ पाता उससे पहले अनीता जी परेशान होकर अपनी चिंता जताते हुए बोली, रूही बेटा की होया तेन्नू, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है। तेन्नू किसी ने कुछ कहिया सी, तू मेनू 10 में उसके कान के बीच 2 लगाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी मोम की बात सुन रूही चौंक गई तो वहीं रियांश ने अपना सिर पीट लिया। लो हो गई शुरू उसकी मोम की आधी हिंदी और आधी पंजाबी। रियांश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी मोम की ये हिंदी प्लस पंजाबी का क्या करे। उसने फिलहाल चुप रहना ही ठीक समझा और रूही के जवाब का वेट करने लगा। रूही ने अटकते हुए अपनी मोम को जवाब दिया, मोम, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मूवी देखने लगी और उसी के चलते बहुत लेट सोई थी, जिस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाई। सॉरी, कहते रूही ने अपना डर नीचे कर लिया, जिस पर अनीता जी ने उसे इट्स ऑफ कहा। तभी उन सब को सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और सबका ध्यान उस ओर चला गया जहां से परिधि परी का हाथ पकड़कर नीचे उतर रही थी। जैसे ही सब ने उन दोनों को देखा तो एक पल के लिए तो सब शॉक्ड हो गए। और होते भी क्यों नहीं, दोनों आज सच में माँ बेटी जो लग रही थी। सबके मन में यही ख्याल आया कि क्या सच में परिधि रूही का माँ हो सकती है, क्योंकि आज परी बिल्कुल परिधि की परछाई लग रही थी। परिधि जब परी को लेकर उन सब के पास आई तो उनका ऐसा रिएक्शन देख घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने अब ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए और वो सब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसी क्यों घुरे जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, रूही ने डरते हुए कहा। इस पर सब अपने सेंस में वापस आए और सबसे पहले तो अनीता जी ने उन दोनों के पास जाकर अपने गाल पर एक हाथ रखते हुए परिधि और परी को देखते हुए परिधि से कहा, आज तो तुम दोनों सचमुच की माँ बेटी लग रही हो। हाय, तुम दोनों को किसी की भी नजर ना लगे। कहते हुए उन्होंने परिधि और परी की अपने हाथों से ही बलियां ले ली। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई और परिधि ने जब ये दिन तब वो भी खुश हो गई। भला इतनी प्यारी बच्ची की माँ कौन नहीं बनना नहीं चाहेगा। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने परी को अपने पास की चेयर पर बिठाया और उसकी प्लेट में नाश्ता रखा, जिसे देख परी की भूख बढ़ गई और उसके मुंह में पानी आने लगा। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। रियांश भी अपना नाश्ता करने लगा। वहीं रूही भी अपने लिए चेयर खींचकर उस पर बैठ गई और ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद अपना अपना लगेज लेकर हॉल में आ गए। जब रियांश और केविन आए तब जाकर सब कार में जाकर बैठ गए। सबसे पहली कार में दादाजी, उत्कर्ष जी और अनीता जी बैठे थे।
दूसरी कार में केविन, क्रिश, रोही और नील बैठे थे और तीसरी कार में रियांश, परी और परिधि बैठे थे क्योंकि परी परिधि को एक सेकंड के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए परिधि को उनके साथ एक ही कार में बैठना पड़ा। उन तीनों कारों के आगे और 3 कारें थी और उनके पीछे भी जो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए थी। कारें एयरपोर्ट पर जाकर रुकी और वहां से सब कपूर्स के प्राइवेट प्लेन से शिमला के लिए निकल गए। रियांश के पास सब से 2 दिनों तक ऑफिस का कोई भी काम करना अलाउड नहीं था, इसीलिए सब उसे नींद आ रही थी। उस प्राइवेट प्लेन में हर तरह की सुविधा मौजूद थी, लेकिन फिर भी रियांश उस प्लेन में बने रूम में जाकर रेस्ट नहीं करना चाहता था। उसे परिधि के पास ही बैठना था क्योंकि वो उसे तो अपने साथ उस कमरे में ले जा सकता था नहीं। इसीलिए वो अपनी सीट से अपना सर टिकाए अपनी आंखें बंद करके वहीं सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे ऐसे ही बैठे बैठे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला और नींद में ही उसने अपने सर को परिधि के कंधे पर रख दिया। परिधि जो कब से डरी सहमी हुई प्लेन में बैठी थी क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत नया था, इसीलिए वो काफी डरी हुई थी लेकिन को इस बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही रियांश ने नींद में ही परिधि के कंधे पर सोना से रखा ये देख परिधि चीड़ गई और अपने मन में बोली, पता नहीं इस गेंडे जैसे भरी भरकम आदमी को मेरा ही कंधा मिलता है क्या सोने के लिए। वो मन ही मन रियांश को गलियों से नवाज रही थी जितनी की उसे आती थी, क्योंकि रियांश के ऐसे उसके कंधे पर सोने की वजह से उसका आधे से ज्यादा शरीर का वजन उस पर आ जाता था जिसके कारण उसे अपने कंधे में बहुत दर्द होता था। लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो भी अपनी आंखें बंद करके सीट पर अपना सर टिका देती है। बाकी सब तो पहले ही अपनी अपनी सीट पर सी चुके थे। सिर्फ दादाजी, उत्कर्ष जी और अनीता जी ही प्लेन में बने रूम में रेस्ट कर रहे थे। शिमला हवाई अड्डा। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ पूरी कपूर फैमिली एयरपोर्ट से बाहर निकल गई और सब जाकर कार में बैठे गए और एक साथ 10 कारें ब्लू मून रिजॉर्ट काल्पनिक नाम जाने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़ी। जो रियांश के कॉलेज फ्रेंड आशीष का था लेकिन वो फिलहाल दुबई में रहता है, इसीलिए रियांश ने उसके रिजॉर्ट में ही सबके रहने का इंतजाम कर दिया था। 3 कारें बीच में थी और बाकी की कारों में बॉडीगार्ड्स थे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। फर्स्ट कार में दादाजी, उत्कर्ष जी और अनीता जी बैठे हुए थे जिनकी कार को क्रिश ड्राइव कर रहा था, और दूसरी कार में रोही, केविन और नील बैठे हुए थे और नील ड्राइव करते हुए रोही से बातें कर रहा था जो पीछे की सीट पर बैठी थी। रोही ने कपूर विला से लेकर शिमला आने तक एक बार भी केविन की ओर नहीं देखा था। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि वो वहां हो ही ना, और वहीं केविन को बड़ा गुस्सा आ रहा था रोही के द्वारा अपने आप को इस कदर इग्नोर होते हुए देख, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। इसीलिए अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए नील की बाजू वाली सीट पर बैठा रहा। तो वहीं तीसरी कार को रियांश ड्राइव कर रहा था और उसके बाजू की सीट पर परिधि परी को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, और वो दोनों ही विंडो के ग्लास को नीचे कर बाहर शिमला की उन खूबसूरत वादियों का मजा ले रही थी। उन दोनों के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी। वो दोनों ही बाहर का नजारा देखने में बिजी थी कि उनका ध्यान रियांश पर गया ही नहीं जो उन दोनों को खुश देख ही खुश था। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी कार ब्लू मून रिजॉर्ट की ओर बढ़ा रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलते जा रहे थे। रियांश ड्राइव करते हुए आगे की ओर देख रहा था लेकिन उसे वो रास्ते उनकी आसपास की जगहें जानी पहचानी सी लग रही थी। वो कभी सामने की ओर देखता तो कभी अपने आसपास नजरें दौड़ता, उसे ये सब बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है। वो तो पहली बार शिमला आया था, और जहां तक उसे याद था तो वो तो कभी कोई मीटिंग या प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी कभी शिमला नहीं आया। उसके बावजूद भी उसे ये जगह इतनी अपनी सी क्यों लग रही थी? क्यों उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसका इस जगह से कोई नाता था? उसे ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये फिजाएं अपने दिल में एक अलग ही सुकून पहुंचा रही थी। उसे यहाँ आकर ऐसा फील हो रहा था मानो वो बरसों बाद अपने घर वापस आया हो। उद्धरण चिन्ह। रियांश मन ही मन ये सब सोच रहा था। उसे ये सारी बातें परेशान भी कर रही थी और कहीं ना कहीं दिल में सुकून भी दे रही थी। रियांश ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने मन में आ रहे सारे थॉट्स को परे झटक दिया। उसने अपने आप को ये समझाकर तसल्ली दे दी कि ये सब बस उसका एक वहम है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, और अपनी ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगा। ब्लू मून रिजॉर्ट। सारी कारें रिजॉर्ट के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। सब एक एक करके अपनी अपनी कार से बाहर निकल रहे थे।
वहीं रियांश की कार जैसे ही रुकी और परिधि ने अपनी तरफ का डोर खोला तो परी उसकी गोद से नीचे उतर पहले ही कार से बाहर निकल गई और अपने दादू उत्कर्ष जी के पास चली गई। उन्होंने भी उसे खुशी खुशी अपनी गोद में उठा लिया। वहीं परिधि तो हैरानी से मुंह फाड़े परी को वहां जाते हुए देखती ही रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि परी को भला इतनी भी क्या जल्दी मची थी, जो उसके उतरने का भी वेट नहीं किया और जाकर अपने दादाजी की गोद में चली गई। परिधि का चेहरा लटक गया, जिसे देख रियांद मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। परिधि ने जब ये नोटिस किया कि रियांश उस पर हंस रहा है थी, उसने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखा, जिसे देख रियांश डरा तो नहीं लेकिन उसे और हंसी आ रही थी, क्योंकि इस वक्त परिधि गुस्से में उसे और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी, जिसे देख कोई भी अपनी हंसी ना रोक पाए। वैसे ही रियांश भी अपने आप को रोक ना पाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे अपने आप पर हंसता देखकर परिधि और गुस्सा हो गई और चिढ़ते हुए कार से बाहर निकल गई। वहीं रियांश तो बस अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगा था, लेकिन जैसे ही परिधि ने शिमला की जमीन पर अपना पैर रखे उसे तो मानो झटका सा लगा गया। अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी और वो ठंडी ठंडी तेज हवाएं ऐसी थी जो किसी को भी अपनी जगह पर बर्फ की तरह जमाने के लिए काफी थी। वहां आसपास कोहरा भी छा जाता है। सब लोग इस बात से हैरान हो गए थे और रिजॉर्ट के पास जाकर खड़े हो गए। तो वहीं परिधि को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उन तेज हवाओं और कोहरा से। उन सब ने परिधि को अपने पास बुलाया, लेकिन परिधि ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि वो तो अपने आसपास ऐसे देख रही थी जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। परिधि परेशान होते हुए अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। फिर अपने है सवाल का खुद ही जवाब देते हुए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो धरती लोक पर पहली बार आई हूँ और मैं तो अब तक कभी भी इस शैतान के घर और ऑफिस के अलावा कहीं गई ही नहीं, तो मुझे ये जगह इतनी जानी पहचानी कैसे लग सकती है? परिधि अपने ही सवालों में उलझी हुई थी कि रियांश भी अपनी कार से बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस रिजॉर्ट पर और उसकी उस नेम प्लेट पर जाती है जिसमें बड़े ही खूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ था ब्लू मून रिजॉर्ट, उसे देखते ही अचानक रियांश के दिमाग पर असर पड़ने लगता है और उसे फ्लैशेस आने लगते हैं जो उसे धुंधले धुंधले से नजर आ रहे थे। वो अपनी आंखें बंद करके अपने एक हाथ को सर पर रखकर अच्छे से याद करने की कोशिश करने लगता है। उसके बावजूद भी उसे सारी चीजें धुंधली सी ही नजर आ रही थी। एक लड़की बस रोए जा रही थी, उसके आंसू मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार किसी से सपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और अपने सामने पड़े उस लड़के से मदद मांग रही थी, उसे बार बार उठने को कह रही थी, लेकिन वो लड़का बस लाचारी से अपनी अधखुली आंखों से उसे देखे जा रहा था। तभी जो शख्स उस लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था वो उसका हाथ लगभग खींचते हुए ले जाने लगता है। वो लड़की बार बार उससे भीख मांग रही थी कि वो उसे उस लड़के के पास जाने दे, लेकिन जैसे उस पत्थर जैसे इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो लड़का उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहा था। वो आज अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर पा रहा था। वो शख्स उस लड़की को वैसे ही घसीटते हुए उसे उस लड़के से दूर ले जाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की रोते हुए जोर से चिल्लाती है, रियांश शिश। रियांश एक झटके से अपनी आंखें खोल देता है। उसकी सांसें भरी हो चुकी थी, इतनी ठंड में भी उसे हल्का हल्का पसीना आ रहा था। उसे बार बार अपने कानों में उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। रियांश की जैसे दिमाग की नसें फटने को थी। उसे अपने सर में तेज दर्द होने लगा था और जैसे ही उसे याद आता है कि वो लड़की को उसे ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रही थी जब उसका नाम लेकर चिल्लाती है और कोई उसे घसीटते हुए दूर के जा रहा था, तो ये याद आते ही रियांश अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख देता है, जोर से चिल्लाते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अचानक रियांश की इतनी तेज चीख सुन पूरा परिवार चौंक उठता है। वो शख्स उस लड़की को वैसे ही घसीटते हुए उसे उस लड़के से दूर ले जाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की रोते हुए जोर से चिल्लाती है, रियांश शिश। रियांश एक झटके से अपनी आंखें खोल देता है। उसकी सांसें भरी हो चुकी थी, इतनी ठंड में भी उसे हल्का हल्का पसीना आ रहा था। उसे बार बार अपने कानों में उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। रियांश की जैसे दिमाग की नसें फटने को थी। उसे अपने सर में तेज दर्द होने लगा था और जैसे ही उसे याद आता है कि वो लड़की को उसे ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रही थी जब उसका नाम लेकर चिल्लाती है और कोई उसे घसीटते हुए दूर के जा रहा था,
तो ये याद आते ही रियांश अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख देता है, जोर से चिल्लाते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अचानक रियांश की इतनी तेज चीख सुन पूरा परिवार चौंक उठता है। लेकिन सबसे पहले परिधि रिएक्ट करती है और अपनी सोच से बाहर निकलकर भागते हुए रियांश के पास पहुंची और अपने घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, आप ठीक तो है? क्या हो रहा है आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? परिधि अपनी घबराई हुई आवाज में बार बार रियांश से सवाल पे सवाल पूछ रही थी। उसकी आंखों से अब आंसू भी बहने लगे थे। वो रियांश को ऐसे देख बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन रियांश अभी इस हाल में नहीं था कि वो परिधि के किसी भी सवाल का जवाब दे सके। वो अभी भी अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए था। उसे अपने दिमाग की नसें फटने जैसे महसूस हो रही थी। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। वो दर्द से तड़प रहा था। इस डर की वजह से उसकी भी आंखें अब हल्की नम हो चुकी थी। ये दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तक बाकी सब भी घबराते हुए उन दोनों के पास आ जाते हैं और रियांश को संभालने लगते हैं। लेकिन रियांश अचानक ही परिधि के ऊपर बेहोश ही जाता है, जिसे देख सब लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। और जल्दी से केविन और नील मिलकर रियांश को रिजॉर्ट के अंदर ले जाते हैं और उसे एक कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देते हैं। तब तक उत्कर्ष जी ने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया था। लेकिन परी अपने पापा को ऐसे बेहोश देख बस रोए जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब लोग उसे चुप करना की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परी थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे अपने पापा को लेकर अपने मन में बहुत डर बैठ चुका था। जैसे रियांश की हम उसके बसती थी, ठीक वैसे ही परी की भी जान अपने पापा में बसती थी। वो अपने पापा को ऐसे बेसुध होकर बेड पर लेटे हुए नहीं देख पा रही थी। उसके पापा ही तो थे जिन्होंने उसे माँ और पापा दोनों का प्यार दिया था, जो उसकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, जिस पर वो एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो अपने उस पापा को पुकारना चाहती थी। वो उन्हें अपनी आवाज से उन्हें उनकी गहरी नींद से जगाना चाहती थी। लेकिन उसकी किस्मत कहो या बदकिस्मती की, वो बोल नहीं सकती थी। उसे ऐसे देख परिधि से रहा नहीं जाता और अपने आप को नॉर्मल कर परी को रूही के पास से अपनी गोद में ले लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन वो खुद भी अंदर से काफी डरी हुई थी, पर वो परी के सामने जता नहीं सकती थी। इसीलिए वो उसे प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा प्लीज आप रोना बंद करो, आपके पापा को कुछ नहीं होगा। अभी डॉक्टर अंकल आएंगे और आपके पापा का इलाज करके उन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन आप अगर ऐसे ही रोते रहे और जब आपके पापा होश में आएंगे और आपको इस तरह रोते हुए देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप चाहते हो कि आपके पापा आपको लेकर अपसेट हो? उद्धरण चिन्ह। परिधि के सवाल पर परी उसे मासूमियत से देखते हुए अपनी गर्दन ना में हिला देती है। तो परिधि प्यार से उसके गाल पर एक हाथ रखते हुए बोली, तो बस अब बिल्कुल रोना नहीं। और मैंने आपसे कहा ना कि आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको अपनी एंजल पर भरोसा है ना? उद्धरण चिन्ह। परी उसकी बात पर अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और अपनी आंखों के आंसुओं को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पोंछ देती है। परिधि ये देख उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। परिधि ने बहुत अच्छे से परी को संभाल लिया था। ये देख घर के सब लोग शॉक्ड रह गए थे। लेकिन उन दोनों के बीच का इतना प्यार और कहीं ना कहीं एक गहरा रिश्ता बन गया था, ये देख सभी की आंखें नम हो गई थी, लेकिन उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां आते हैं। डॉक्टर को देख रूही परी को दूसरे कमरे में ले जाती है। बच्चों का वैसे भी वहां कोई काम नहीं था, इसीलिए रूही उसे लेकर चली गई। वहीं डॉक्टर की पूरी टीम रियांश के कमरे में चली गई और केविन को छोड़कर बाकी सबको बाहर भेज दिया। डॉक्टर्स ने रियांश को अच्छे से चेक करना स्टार्ट कर दिया। सब लोग रूम से बाहर बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का वेट करने लगे। पूरे आधे घंटे के बाद जब उन्होंने रियांश का पूरा चेकअप कर लिया, तब जाकर वो सब बाहर आए और डॉक्टर्स की टीम में उनके सीनियर डॉक्टर के चेहरे जब परेशानी दिखी थी, सबके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खींच गई। उत्कर्ष जो आगे आते हुए बोले, क्या हुआ देव? रियांश ठीक तो है ना? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? मेरा नेता बेटा तो ठीक है ना? बोलते हुए उत्कर्ष जी आवाज लड़खड़ा रही थी। तभी अनीता जी भी आगे आते हुए अपनी आंसू भारी आंखों से डॉक्टर देव को देखते हुए बोली, हाँ भाई साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ मेरे बच्चे को? प्लीज कुछ तो बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उद्धरण चिन्ह।
डॉक्टर देव ने एक नज़र सबकी ओर डाली और एक नज़र केविन की ओर भी डाली और वापस सबकी ओर देखते हुए बोले, डोंट वरी अब रियांश ठीक है, मैंने फिलहाल उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, रात तक उसे होश आ जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा सुबह तक तो होश आ ही जाएगा, तो सब टेंशन की कोई बात नहीं है। डॉक्टर देव की बात सुनकर सब ने मानो राहत की सांस ली और डॉक्टर देव ने केविन की तरफ एक प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ाते हुए आगे बोले, ये दवाएं मंगाव लो। केविन कोई दूध पिता बच्चा नहीं था, वो रियांश के असिस्टेंट के साथ साथ खुद कई कंपनियों का मालिक भी था। वो डॉक्टर देव के बिना कुछ कहे भी उनका इशारा समझ गया और उसने तुरंत उस प्रिस्क्रिप्शन को नील की ओर बढ़ाते हुए उसे ही रियांश के लिए दवाएं लेने भेज दिया। नील भी बिना कोई सवाल किए प्रिस्क्रिप्शन लेकर वहां से चला गया। नील के जाने के बाद केविन परिधि को देखते हुए बोला, परिधि तुम जाकर रियांश के पास बैठो, हमें डॉक्टर से कुछ जरूरी बातें करनी है, तो तुम तब तक रियांश का ख्याल रखो। उद्धरण चिन्ह। परिधि उसकी बात सुनकर सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और रियांश के कमरे में चली जाती है। दादाजी, उत्कर्ष जी और अनीता जी भी समझ गई थी कि डॉक्टर को उनसे जरूरी बात करनी है, इसीलिए उन्होंने केविन की हेल्प से नील और परिधि को वहां से भेज दिया था। सब लोग एक दूसरे कमरे में चले गए और सोफे पर जाकर बैठते हुए डॉक्टर देव के बोलने का वेट करने लगे। डॉक्टर देव ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए थोड़े हल्के गुस्से में बोले, मैंने कहा था ना उत्कर्ष की रियांश के दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए और तुम उसे सीधा शिमला लेकर आ गए। तुम्हारी भी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? तुम भूल गए हो क्या कि रियांश की याददाश्त जा चुकी है? वो अपने 5-6 सालों की जिंदगी भूल चुका है। उसे याद नहीं है कि 5 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था, वो कब यहाँ आया था और कब उसका एक्सीडेंट हुआ था। इट्स जैकली उस दिन उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं है और ऐसे में उसका इस शहर में वापस आना उसके ब्रेक को इफेक्ट कर सकता है, जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर देव की बातें सुन सब के चेहरे पर टेंशन और डर साफ नजर आ रही थी।